हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 71st बीपीएससी बिहार एसएससी दरोगा और रेलवेज के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, या आप 2025 में जितने भी वन डे एग्जाम देते हैं, एक दिवसीय एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सब 2 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है। और शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इनसे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज बनाना है तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगा। फिलहाल अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय का बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है। देखिए, 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। बजट आपको पता है भारत में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, और ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संविधान में भी दिया गया है। बजट क्या होता है कि एक साल के दौरान में भारत सरकार किन किन पर्टिकुलर इलाके में खर्च करेगी और कहां से पैसा आएगा, ठीक है। इसी को जो दर्शाया जाता है, इसी को बजट बोला जाता है। इसमें हम सब अनुमान भी लगाते हैं कि भारत कितना आगे विकास करेगा, यानी भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना अधिक रहेगा, तो इन सब का अनुमान करते हैं। फिलहाल उसी में से, उसी बजट के दौरान जब निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, तो उनमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं जो हम सब बजट में अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। उन्हीं में से आज हम सब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एक टॉपिक से, जिसका संबंध बजट से है। और बजट से आज हम सब 3 से 4 टॉपिक करने वाले हैं इस वाले करंट अफेयर्स में। तो बिना देरी के हुए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 जल जीवन मिशन। सबसे पहले याद रखिए कि जल जीवन मिशन को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है, तो 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन है क्या? तो जल जीवन मिशन है हर घर में नल से जल को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो उस दौरान कितना उपलब्ध कराएंगे, यानी 2024 तक लक्ष्य था कि सभी ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना। तो ये जो 55 लीटर है, इसको आप याद रखेंगे कि प्रत्येक फैमिली के, प्रत्येक परिवार को कितना लीटर, 55 लीटर जो है नल से जल उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य था। इसकी नोडल मंत्रालय कौन है? तो ये जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसको आपको याद रखना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ध्यान देने योग्य बात है, यही सब आपका मेंस में भी काम देगा, आप जब बीपीएससी सब एग्जाम में मेंस देने जाएंगे। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण, ये जो आपका योजना आया है जिसका नाम जल जीवन मिशन है, इसमें ये वित्त पोषण का मतलब हो गया कि कौन सा स्टेट कितना पैसा देगा या केंद्र कहां कहां कितना पैसा लगाएगी। तो हिमालयन अगर राज्य की बात करें, यानी वैसा राज्य जिसकी सीमा हिमालय से लगती हो, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और प्लस पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हो गया कि आपका 7 सिस्टर, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, इन सारे स्टेट, नागालैंड। तो ये सब जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पे जो ये स्कीम चल रहा है जल जीवन मिशन, तो इसमें जो है 90% पैसा वो केंद्र सरकार देगी, यानी मोदी जी का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा दिया जाएगा, और 10% पैसा जो है ये राज्य सरकार देगी। याद रखेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत हिमालयन राज्य जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्लस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा 90 और 10 का रेशियो है, 90% पैसा केंद्र द्वारा दिया जाएगा और 10% पैसा राज्य द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग राज्य द्वारा। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 100% पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। याद रखना है, 100% पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और बाकी जो बचे राज्य हैं वहां पे 50-50% दिया जा रहा है। यानी हमारे राज्य की बात करें, बिहार राज्य की, तो 50% पैसा जो है वो बिहार सरकार देगी, नीतीश गवर्नमेंट, और 50% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी, यानी मोदी जी का गवर्नमेंट। समझ में आ गया? तो 50-50 है, इसको आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो डाटा आया था। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो जो चीज हम सब अचीव कर लेते हैं, 1 सालों के दौरान में जो चीज अचीव कर लेते हैं, उसकी रूपरेखा को जो लिखा जाता है वो आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा जाता है। बजट इससे बिल्कुल भी भिन्न है। बजट क्या है कि आगे आने वाले 1 साल में हम सब ये चीज अचीव करेंगे, यहाँ पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जब वो चीज अचीव हो जाता है तो वो ही बजट जो है आर्थिक सर्वेक्षण का रूप ले लेता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इनके बारे में बताया जा रहा है कि 3.3 करोड़ परिवार, यानी जब ये योजना शुरू हुआ था 2019 में जब ये योजना शुरू हुआ था, तो उस टाइम जो है 3.23 करोड़ परिवार को
मिला था, लेकिन अब ये 2024-25 में बढ़कर कितना परिवार तक पहुंच चुका है, तो सभी के घर में 12 करोड़ परिवार के घर में नल से जल योजना पहुंच चुका है। उनमें से 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य आप सब याद रखेंगे कि 100% नल से जल जो पहुंचाने वाला राज्य है उसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम है। उसमें भी अगर सबसे पहले पूछ ले तो सबसे पहले भाई गोवा है, तो याद रखेंगे इसको। गोवा छोटा भी है, तुरंत कर भी लिया होगा काम, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप तथा पुडुचेरी, ये तीनों द्वारा 100% जल से नल से जल पहुंचा दिया गया है। तो ये था बजट में इसके बारे में बात किया गया था। इसके अलावा ये याद रखना है कि इस वाले योजना को अब बढ़ा करके 2028 ईस्वी तक कर दिया गया है। बाकी तो इसके बारे में पहले भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका जल जीवन मिशन। चलिए दूसरे केंद्रीय बजट में जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में दूसरा जो मुख्य फोकस किया गया है वो एमएसएमई पे किया गया है। ठीक है, एमएसएमई का मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके बारे में अभी हम सब और भी डिटेल जानेंगे, पर मुख्य बात क्या क्या हुआ है एमएसएमई में ये यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूँ, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एमएसएमई जो होता है ये जो छोटे उद्यमी लोग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसको आप सबको याद रखना है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अभी माइक्रो का भी मतलब समझेंगे, स्मॉल का भी मतलब समझेंगे और मीडियम का भी मतलब समझेंगे, यानी कितना टर्नओवर रहना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये सब अभी हम सब इसके बाद अभी सीखने वाले हैं। फिलहाल इस पे वापस आते हैं। तो इस केंद्रीय बजट में इसकी अधिकतम राशि जो है, यानी पहले जितना लोन दिया जाता था उससे अब 2.5 गुना या 2 गुना कर दिया गया है, ये याद रखेंगे। एमएसएमई में ऋण गारंटी कवर पहले 5 करोड़ था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। तो इसको याद रखिए, दुगुना कर दिया गया है। एमएसएमई में ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा उद्यम पोर्टल, अगर आपसे पूछ ले कि उद्यम पोर्टल का संबंध किससे है, तो एमएसएमई से है, ये भी आपको याद रखना कर। ठीक है, इसमें जो रजिस्टर्ड किए हैं उद्यम, यानी जो सूक्ष्म उद्यमी लोग हैं जो रजिस्टर्ड किए हैं, पंजीकृत किए हैं, तो उनको जो है 10 लाख जो है कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आप 5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। अधिकतम कितने लाख तक खर्च कर सकते हैं, 5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उद्यम पोर्टल में, सूक्ष्म उद्यम में किए हैं, सूक्ष्म मतलब हो गया माइक्रो इंटरप्राइजेस, उसके लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किया है एमएसएमई ने। ठीक है, जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड होगा तो वो उस क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपीस तक खर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस में। उसके बाद इसी दौरान एक और मिशन आया जिसका नाम है निर्यात संवर्धन मिशन का उद्देश्य। निर्यात संवर्धन मिशन का उद्देश्य क्या है कि निर्यात संबंधी, मतलब आप कोई चीज बेच रहे हैं तो निर्यात संबंधी ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना। इसके अलावा आप सब देखते होंगे कि विदेश में गैर टैरिफ अवरोधों से निपटने के लिए एमएसएमई की सहायता करेगा। ये टैरिफ क्या होता है, व्हाट इज टैरिफ? तो टैरिफ के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। टैरिफ को बोलते हैं हम सब एक प्रकार का शुल्क है जो कि विदेश से आने वाली वस्तु पर, ध्यान से सुनेंगे, विदेश से आने वाली वस्तु पर भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार का जो भी वस्तु है जो विदेश में जाता है उस पे जो आयात शुल्क लगता है, आयात शुल्क लगता है, उसी को बोलते हैं टैरिफ। इसको याद रखना है आप सबको। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जब भी भारत द्वारा कोई सामान बाहर भेजा जाएगा तो वहां पे भी दाम बढ़ने के चांसेस हैं। कैसे बढ़ते हैं मैं आपको समझाता हूं। भारत और चीन में जो है कुछ मान लेते हैं कि टेंशन है, तो भारत चाहेगा कि जैसे ही चाइना से सामान आए ये इंडिया में, मतलब ऐसे तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं कर सकते हैं कि चाइना बाइकआउट कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि 10,000 का फोन है, 10,000 का फोन है चाइना का, इस पे हम सब 100% टैरिफ लगा दिए, आयात शुल्क लगा दिए, तो अब ये 10,000 का 100% वापस 10,000 हो जाएगा, तो ये हो गया 20,000। तो 20,000 का फोन इंडिया में आया तो 10,000 का फोन 20,000 में बिकेगा, तो बताइए इंडिया वाला खरीदेगा? तो इससे भारी नुकसान होता है दूसरे देश को, इवन भारत को भी काफी बार होता है। तो इस वजह से ये टैरिफ से निपटने के लिए जितने भी विदेशी व्यापारी हैं जो विदेश में व्यापार करते हैं, भारत का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एमएसएमई भी सहायता करेगा। इस बजट में ऐसा बात कहा गया। इसके अलावा
नए नए जितने भी स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप मतलब आपको पता है नए नए व्यवसाय, नए नए स्टार्टअप किए जाते हैं, तो उनके लिए एक फंड स्थापित किया गया जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड ऑफ फंड्स, और इसका जो वैल्यू है ये 10 करोड़ है। अब मैं आपको अभी समझाता हूं कि MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कहां तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना टर्नओवर रहना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। चलिए ध्यान लगाएंगे MSME के बारे में। ठीक है, तो सूक्ष्म हो गया माइक्रो, लघु हो गया स्मॉल और मध्यम हो गया मीडियम, इसी को बोलते हैं MSME। और इंटरप्राइजेस मतलब उद्यमिता। आगे बढ़ते हैं, उद्यम के प्रकार क्या है, तो सूक्ष्म। देखिए पहले जो था, ये जो सूक्ष्म कारोबारी थे उनको निवेश करने की जो अनुमति थी वो 1 करोड़ रुपया थी, लेकिन इस बजट के बाद इसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो आप ही सोचिए, जहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आगे कंपनी तो ग्रो ही करेगा ना। टर्नओवर, कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, टर्नओवर के लिए करता है। तो आप यहाँ पे पहले टर्नओवर की बात थी 5 करोड़ और अब टर्नओवर की बात है 10 करोड़। यानी किसी भी कंपनी का, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी कंपनी का टर्नओवर अधिकतम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगा तो उसको हम सब माइक्रो में काउंट करते हैं। और इस माइक्रो कंपनी को इन्वेस्ट करने का जितना पैसा दिया गया है वो 1 करोड़ से बढ़ा करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है इस बजट के बाद। याद रखना है हम सबको। दूसरा है लघु स्मॉल। स्मॉल में 10 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और आपका अगर टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में रहता है या 100 करोड़ भी रहता है तो आप कहलाएंगे स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी कहलाएंगे, यानी वैसा कंपनी जिसका अधिकतम टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में हो, या उसका निवेश जो है, निवेश उसको करने की जो शक्ति दी गई है वो 10 करोड़ से 25 करोड़ है। तो इस वाले कंपनी को हम सब किस श्रेणी में रखेंगे, स्मॉल में रखेंगे। इसके अलावा अगर मध्यम की बात करें यानी मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पे 50 करोड़ से बढ़ा करके इसको 125 करोड़ कर दिया गया है, यानी आप 125 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान देंगे MSME में ये जो मीडियम है इस वाले कंपनी को अब जो इन्वेस्टमेंट करने की शक्ति दी गई है, क्षमता दी गई है वो 125 करोड़ है। 50 करोड़ से बढ़ा करके 125 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहेगी, तो वो 250 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 500 करोड़। तो इस क्राइटेरिया को याद रखना है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो कंपनी के लिए अधिकतम टर्नओवर की शक्ति है 5 करोड़ से 10 करोड़, यानी वैसा कंपनी जो कि 10 करोड़ बिजनेस करती है। यहाँ पे टर्नओवर का बात हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यवसाय करती है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, तो वैसा कंपनी माइक्रो कंपनी कहलाती है। स्मॉल कंपनी की बात करें तो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होगा उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे। इसके अलावा अगर मीडियम कंपनी की बात करें तो 250 करोड़ से 500 करोड़ रहेगा तो उसको हम सब मीडियम कंपनी कहेंगे। तो MSME पे फोकस किया गया है बजट 2025-26 में। आगे बढ़ते हैं हम सब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए। चलिए तीसरा नंबर करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई है और इनका नाम है संजय मूर्ति। याद रखेंगे, ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या कार्य करते हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का जितना भी मामला होता है, धन का संरक्षक होते हैं। ठीक है, कि भारत सरकार या इवन जितने भी राज्य सरकार हैं वो कहाँ का धन खर्च कर रही है, मेनली इनका यही काम होता है। इनको शपथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इनको जो ओथ है, शपथ जो दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है, अभी मुर्मू जी, तो राष्ट्रपति जी द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से जो पहले पूरा कर लेंगे, जैसे कि आप इनको नियुक्ति किए इनके 64वें वर्ष में, लेकिन इनका उम्र हो गया 65 वर्ष, तो इनको 1 वर्ष में ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। इनका जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिया गया है वहां पे है आर्टिकल 148, इसको याद रखेंगे आप सब। और इन्हें आर्टिकल 148 के तहत स्वतंत्र कार्य करने का संवैधानिक अधिकार है, एकदम याद रखना है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को आर्टिकल 148 के तहत स्वतंत्र कार्य करने का संवैधानिक क्या है, अधिकार है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द आपको सुनने में आएगा, क्या है, AITIGA। याद रखिएगा, AITIGA ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है, ये प्रकार का एग्रीमेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट।
आसियान कंट्री की बात करें तो आपको पता है ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा भारत है, और इसके इधर जाएंगे यानी आप साउथ में जाएंगे और ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्री मिलेगा जो कि चाइना का पड़ोसी है। इसमें से आपको पता है मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सारा कंट्री जो है यहीं पे मिलेगा, लाओस हो गया, इसी को बोलते हैं हम सब आसियान कंट्री। आसियान कंट्री की टोटल संख्या 10 होती है, जब हम सब अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। तो ये आसियान है, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट। भारत व आसियान के बीच यह एक व्यापार समझौता है, इसको सबसे पहले याद रखें। और ये व्यापार समझौता 2009 ईस्वी में हुआ था, और ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 2010 में, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो छठवीं जो बैठक है 2024 में वो नई दिल्ली में हुई थी, इस वजह से ये न्यूज में था। और 7वीं बैठक जो है वो फरवरी 2025 में जकार्ता में होगा। जकार्ता इंडोनेशिया का फिलहाल अभी कैपिटल है, बाद में जकार्ता चेंज होने वाला है, जब चेंज होगा तो हम सब जान जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ ले AITIGA क्या है, तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, एकदम याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद 5वां हमारे राज्य से रिलेटेड है शारदा सिन्हा जी, इनका मृत्यु हो गया था 5 नवंबर 2024 को। बिहार में जो हमारा फेस्टिवल होता है छठ पूजा, तो उनमें से बहुत ही शानदार भजन बजता है, लोकगीत बजता है, ये उन्हीं का आवाज दिया हुआ है, तो ये याद रखेंगे। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता था। इन्हें पद्मश्री 1991 में और पद्म भूषण 2018 में दिया गया। 6 नंबर करंट अफेयर्स है, ये खेल से करंट अफेयर्स है, जिनका नाम है राफेल नडाल। तो इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया, टेनिस से संन्यास ले लिया। इन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि 4 मुख्य रूप से टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। इसमें से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विलम्बडन, उसके बाद आपका होता है विमल्डन होता है। कौन कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमल्डन, उसके बाद हो गया आपका फ्रेंच ओपन हो गया, और एक हो जाता है अमेरिकन ओपन। तो टोटल मिलाकर के 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, और इन्हें लाल बजरी का बादशाह कहा जाता था। विमल्डन जो होता है वो ब्रिटेन में होता है, विमल्डन, और ये लाल बजरी पे खेला जाता है, तो लाल बजरी का इन्हें बादशाह कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए 7वां करंट अफेयर्स है, 2 मछली के बारे में मैं आपको बताता हूं, न्यूज में है, क्यों है वो भी मैं बता रहा हूं। आक्रामक मछली प्रजाति, इसका नाम है, पहला का नाम है गंबूसिया एफिनिस, याद रखेंगे गंबूसिया एफिनिस, और दूसरे का नाम है पॉसिलिया रेटिकुलाटा, ठीक है। इन सबको आम बोलचाल की भाषा में गप्पी मछली बोलते हैं। एकदम छोटी छोटी होती है गप्पी मछली, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। गप्पी मछली का क्या काम है, हमारे पास भी है, हमारे एक्वेरियम में भी है। तो गप्पी मछली का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मच्छरों को नियंत्रित करता है। मच्छर के जो छोटे छोटे लार्वाज होते हैं, जिससे कि मच्छर का बच्चा आने वाला है, उसको ये ऊपर आकर के खा जाती है। इसलिए गंबूसिया मछली का यूज काफी हद तक मलेरिया को कंट्रोल करने में किया जाता है, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये चर्चा में क्यों है भाई? तो इसलिए चर्चा में है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, क्योंकि केंद्र सरकार जो है इसका काफी हद तक यूज कर रही है, इसी के रूप में जवाब मांगा है कि आप ऐसे मछली का क्यों यूज कर रहे हैं जो कि IUCN के लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है, ये इसको क्षति पहुंचाने वाला बात है। इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आप इसको किस एजेंडे के तहत, किस एजेंट के तहत यूज कर रहे हैं, इस बारे में आप मुझे बताइए। अगर बात करें IUCN क्या है, तो IUCN एक संस्था है जिसका एक लिस्ट होता है, लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, संकटग्रस्त में है, यानी इसको खत्म हो सकता है। तो ये याद रखेंगे आप सब। IUCN की बात करें तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है रजान अल मुबारक, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड है भाई स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके अलावा ये 2 प्रमुख लिस्ट जारी करता है, एक का नाम है रेड लिस्ट, एक का नाम है ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड लिस्ट आप याद रखेंगे। इसमें जीव व पौधे को संकटग्रस्त, जो जीव और जो पौधा है वो संकटग्रस्त है, उसको रखा जाता है, ताकि इस पे सारे सरकार का नजर बने और इसको वापस से संरक्षित किया जा सके। इसको याद रखना है आप सबको। तो गंबूसिया मछली को गप्पी मछली बोलते हैं। गप्पी मछली का यूज बहुत सारे पाउंड में किया जाता है, ठीक है, ड्रेन्स में किया जाता है, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जहाँ पे मलेरिया साफ पानी में उत्पन्न होता है, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। और उसमें जो छोटा छोटा लार्वा होता है उसको ये खा जाती है, जिससे कि मलेरिया जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये है गंबूसिया एफिनिक्स और
पोसिलिया रेटिकुलाटा। ठीक है, दोनों मछली का नाम आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं हम सब। चलिए आज के वीडियो का आखिरी करंट अफेयर्स, इलायची। इलायची न्यूज में है, ये केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य के पश्चिमी तट पर 2 नए प्रकार की इलायची की खोज की गई है, जिसका नाम आपको याद रखिएगा। पहला नाम है एलिटारिया फैंसीफेरा, एलिटारिया फैंसीफेरा, और दूसरे का नाम है एलिटारिया क्यूलिफीफेरा। दोनों नए प्रकार की इलायची की खोज की गई है। इलायची के संदर्भ में अगर बात करें तो इलायची अदरक कुल का है, यानी जिंजर कुल का है, फैमिली से आता है, और दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगर सबसे बड़े आयात निर्यात करता देश की बात करें तो सबसे बड़ा निर्यात करता देश है ग्वाटेमाला, जिसका कैपिटल आपको याद रखना है, तो इसमें बस सिटी जोड़ देंगे, यानी ग्वाटेमाला सिटी होता है। तो ये भी इलायची न्यूज में था, ग्वाटेमाला सिटी याद रखिएगा, इसका क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो केरल के पश्चिमी तट पर इलायची की वैरायटी खोजी गई थी, जिसका नाम आप देख लिए एलिटारिया फैंसीफेरा। अगर पूछ ले एलिटारिया फैंसीफेरा क्या है, तो ये एक इलायची की वैरायटी है, या फिर एलिटारिया क्यूलिपीफेरा, ये भी इलायची की एक वैरायटी है जो कि इस वाले लोकेशन पे मिलता है। तो आज हम सब 8 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे 2 फरवरी 2025 का। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 3 फरवरी 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।